हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीडी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो टीजीटी और पीजीटी में दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। बस टीजीटी में उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, काफ़ी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं जो पीजीटी में भी आते हैं और टीजीटी में भी आते हैं। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेटेड साइंस में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की, जिसमें से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम आप देते हैं केमिस्ट्री का, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं और फिर कौन कौन से हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में समझेंगे। उनकी कुछ खास प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका यूज वगैरह वो सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये हेलो एल्केन जो हमारी सीरीज है चैप्टर की, उसी का पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया, जब कोई चीज एक से ज्यादा हो, दो तीन से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम पॉली यूज कर लेते हैं। तो पॉली हैलोजन का मतलब क्या हुआ? द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हैलोजन आइटम। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन आइटम्स आ रहे हैं, उन्हें हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को बताते हैं। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा क्लोरो मतलब ये आ रहे हैं हैलोजेंस, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में सबसे पहले क्या आता है? ये आता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डाई क्लोरो और मीथेन है, तो डाइक्लोरोमीथेन का मतलब एक ही कार्बन है, ठीक है। और मीथेन में तो एक ही कार्बन है, और डाइक्लोरो यानी कि दो इस पे क्लोरीन है और बाकी क्या बचे? हाइड्रोजन सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइक्लोरोमीथेन का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इजी सी रिएक्शन है फ्रेंड्स। प्रिपरेशन कैसा होता है, देखो ध्यान से सुनना। जनरली जो हमारे पॉलीहैलोजन कंपाउंड है, तो इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इनकी प्रिपरेशन होती है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम कोई भी एल्केन लेते हैं उस पर डायरेक्ट किसी भी हेलोजन गैस की, Cl2 Br2 की, इनकी डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं, तो इनसे हमें पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। जनरली ये जो रिएक्शन होती है, मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मैंने ये रिएक्शन बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अगर आप इससे पहले जो हमारा हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन है वो देख चुके तो आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें क्या बनाना है? क्लोरोमीथेन वाला बनाना है, तो केवल मीथेन ही इसमें काफ़ी रहेगा। और इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा? देखो, क्लोरीन क्या करेगा, अब हमने क्योंकि 2HCl2 लिखने का क्या सेंस था, इसमें फ्रेंड्स एक हाइड्रोजन हटता है, एक क्लोरीन लगता है। एक हाइड्रोजन हटता है, एक क्लोरीन का एटम लगता है। तो हमें दो लगाने थे, तो हम क्या करेंगे? ये बना देंगे CH2Cl2। और इसमें से, क्योंकि देखो यहाँ चार क्लोरीन मान लो, चार क्लोरीन के एटम मान लो, चार क्लोरीन के एटम जो हैं उसमें से दो तो कार्बन पे जुड़ गए। अब जहां जुड़े वहां से दो हाइड्रोजन हटे, दो हाइड्रोजन वो हटे और दो बच गए, दैट इज ट्वाइस HCl इसमें से अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड आता है, यही आता है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये इसकी प्रिपरेशन है इजी सी, तो इसमें कुछ खास इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, बहुत मतलब इजी सी रिएक्शंस है। तो आप इनको प्रिपरेशन कर लेना और इनका फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए। अब इनका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, एज पेंट रिमूवर एंड एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। ये पेंट रिमूवर में विलायक के रूप में यूज होता है। विलायक मतलब घोलने वाले, जिसको पेंट वगैरह घोलते हैं ना, उस तरह के सब्सटेंस के रूप में यूज होता है। और एरोसोल में प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रोपेलेंट क्या होता है और एरोसोल क्या होता है, समझना। देखो फ्रेंड्स, हमारे घरों में ना काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो गैस फॉर्म में होती है। लाइक मैं अगर बात करूँ, जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जैसे कि मॉर्टिन वगैरह, ये जो आते हैं ना स्प्रे वाले, उनमें होता है जो कंपाउंड्स बना रहता है ना, उसे हम एरोसोल बोलते हैं, क्योंकि वो एयर फॉर्म में होता है। तो उनमें जो मेन एरोसोल का जो मेन कंपोनेंट, जो प्रोपेलेंट है, जो गैस है, वो जो भरी होती है जनरली, वो जो कंपाउंड है उसकी बात करें कि उसमें डाइक्लोरोमीथेन यूज हो जाता है एज ए सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। दवाओं के निर्माण के विलायक के रूप में, जो भी हमारी दवाएं होती हैं उनमें विलायक के रूप में भी यूज हो जाता है। यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। ये धातुओं की सफाई और परिष्करण यानी उनको फिनिशिंग देने के लिए यूज किया जाता है, उनके विलायक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, इसका मुझे जो निकल के आया, वो कुल मिला के हमें निकल के आया सॉल्वेंट के रूप में ज्यादा निकल के आया। अब सॉल्वेंट किसके रूप में है? ये पेंट के रूप में भी है, ठीक है। ड्रग्स में जो हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, जो ड्रग्स हैं हैवी, उनके विलायक के रूप में भी है। और अगर मैं बात करूँ इसे मेटल्स की क्लीनिंग वाले सब्सटेंस की
मेटल क्लीनिंग सब्सटेंस जो हमारे आते हैं उनमें भी ये क्या है, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, उनको घोलने वाले विलायक के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड जो आता है वो आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो ये यूज होता है क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो ट्राई क्लोरोमीथेन, मीथेन का मतलब एक ही कार्बन और इसके ऊपर 3 Cl इस बार जुड़े हुए हैं, 3 Cl इस पे जुड़े हुए हैं, तो एक ही हाइड्रोजन बच जाएगा। और फ्रेंड देखो एक चीज और है, अगर कोई इसकी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछने लगे तो मैं आपको बताता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड ये नहीं करती साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है कि ये किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं कार्बन से, और कार्बन का यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आप याद रखिएगा। अब इसका आपको क्या बताना है, अब इसका आपको बोन एंगल आपको बताना है। आपको क्या बताना है, आपको बोन एंगल बताना है कि बोन एंगल इसमें कितना होगा, इन सबके बीच का जो बोन एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब इसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन सेम वही मेथड है जो अभी हमने देखा था, क्या है, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का हेलोजनेशन। अब इसमें देखो सुनो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई मान लो मीथेन है, मीथेन पर हम क्लोरीन गैस की रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह सिर्फ एक क्लोरीन एटम जुड़ता है, तो पहला जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3Cl प्लस HCl, ये बनता है। लेकिन ये जो है हमारा वो सिर्फ हमारा क्लोरोमीथेन है, सिर्फ क्लोरोमीथेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी पर CH3Cl पर फिर से और Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, फिर से एक और हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह एक और क्लोरीन जुड़ जाता है, तो बन जाता है CH2Cl2 HCl। ये अभी जो हमारा प्रीवियसली आया था, प्रीवियस वाला जो अभी पिछला कंपाउंड आया था वही है ये। कौन सा है ये, डाइक्लोरोमीथेन। अब इस डाइक्लोरोमीथेन पर एक और बार अगर हम हेलोजनेशन करा लें, डाइक्लोरोमीथेन पर ही Cl2 की रिएक्शन करा लें, एक और बार हेलोजनेशन करा लें इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सारी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट ही क्लोरीन से फ्री रेडिकल बनाने का काम करता है होमोलाइटिक फिजन से। ठीक है, तो करा ले तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह एक और Cl जुड़ जाएगा और HCl अलग निकल जाएगा, तो कुल मिला के हमारा ये बनता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या हुआ, ये रिएक्शन मैंने अलग अलग स्टेप में लिखी भाई, पहले स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये वाला मेन स्टेप है, ये हमारा क्या हुआ, मेन स्टेप हुआ। लेकिन उससे पहले हमें डाइक्लोरोमीथेन चाहिए, अगर मुझे इसे मीथेन से लिखनी है तो फ्रेंड में शॉर्ट में कैसे लिख सकता था, मैं शॉर्ट में इसे ऐसे भी तो लिख सकता था, दैट CH4 पर 3 Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो CHCl3 तो बनेगा, साथ में 3 HCl अलग निकल जाएंगे, ये भी तो लिख सकता था, बात तो एक ही है। तो शॉर्ट रिएक्शन हमारी ये है, बाकी प्रोसेस कैसे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है कि एक एक करके एक एक क्लोरीन एटम जुड़ता है और एक एक वो निकलता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, यही हमारा मेन सब्सटेंस है। अब क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ये फैट्स के सॉल्वेंट के रूप में, अल्कोलॉइड्स में, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस के सॉल्वेंट के रूप में होता है, मतलब इनको घोलने वाले विलायक जो होते हैं उनके रूप में यूज होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रीओन रेफ्रिजरेंट दैट इज R22, फ्रीओन रेफ्रिजरेंट R22 के उत्पादन में होता है। यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट रिप्लेस्ड बाय ईथर, ये सर्जरी में निश्चेतक के रूप में यूज होता था, लेकिन अब इसे किससे रिप्लेस कर दिया गया, ईथर से रिप्लेस्ड कर दिया गया है। तो पहले यूज होता था, अब नहीं होता। ठीक है, और जनरली आपने देखा होगा कि फिल्मों में वो सीन दिखाते हैं कि कोई मतलब बहुत अच्छा सा बदमाश है और उसने क्या करा, क्लोरोफॉर्म हल्का सा सूंघाया और बस वो बेहोश हो गया। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म सूंघने से एकदम कोई बेहोश नहीं होता, अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, तो फिल्म में मत जाना, और ना ही अब एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय ईथर, ईथर से रिप्लेस्ड कर दिया गया। चलो बात करते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। इट डैमेज द CNS बाय डायरेक्ट इनहेलिंग, अगर सीधे सांस ले लिया जाए यानी सीधे ब्रीदिंग कर ली जाए तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। क्लोरोफॉर्म इन द एयर कैन कॉज डिजीनेस, फटीग एंड हेडेक, हवा में अगर क्लोरोफॉर्म है, मतलब हवा में है, गैस के अंदर मिक्स है, हवा के अंदर मिक्स है, तो चक्कर आना, थकान और सिरदर्द जैसी ये चीजें हो सकती हैं, ये बीमारियां हो सकती है। ठीक है, क्रोनिक CHCl3 यानी ये बहुत ज्यादा अगर CHCl3 के संपर्क में आ जाए लंबे समय तक, एक्सपोजर मे कॉज डैमेज टू लीवर, किडनी एंड टू स्किन, तो इससे यकृत को भी, गुर्दे दैट इज किडनी को भी और स्किन को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका जो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है वो CNS पर है, ठीक है, और ब्रीदिंग पर है। ठीक है, CNS और ब्रीदिंग, उसके साथ साथ अगर ज्यादा ही हो जाए तो लीवर, किडनी, इनको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो कुल मिला के इसके हार्मफुल इफेक्ट में हमने देख ली। अब इसकी फ्रेंड्स एक आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
There is a chemical reaction. Chloroform is slowly oxidized by air into the presence of light. An extremely poisonous gas, carbonyl chloride, also known as फोस्जीन. ये कहना है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके गैस बनाता है जिसे हम फोस्जीन कहते हैं. क्या कहते हैं, फोस्जीन कहते हैं. प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है. ठीक है, तो इससे हमारी कौन सी गैस बनती है, इन्होंने बोली फोस्जीन. अब फ्रेंड देखो एक बार बताता हूँ, एक तो होती है फोस्फीन गैस और एक होती है फोस्जीन. डोंट बी कंफ्यूज विद बोथ. ठीक है, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो अब इसकी रिएक्शन देखो, इन्होंने कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरोफॉर्म का. दैट इज CH का जब ऑक्सीडेशन होगा इनटू द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट की प्रेजेंस में HNO लिख लो, सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हो, लाइट को रिप्रेजेंट करते हो. तो एक गैस बनती है जिसमें इसके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में एक तो जुड़ता है ऑक्सीजन और साथ में दो Cl एटम जुड़े रहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गैस है इसको हम क्या कहते हैं, फोस्जीन कहते हैं. क्या कहते हैं, फोस्जीन. फोस्जीन कहते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस बनती है, फोस्जीन गैस बनती है. एंड देयरफॉर इट इज केप्ट इन डार्क कलर बॉटल कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट. अब देखो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फोस्जीन गैस बन गई जो कि जहरीली गैस है. ठीक है, ये पॉइजनस गैस है. अब ध्यान दो, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है ताकि सनलाइट ना मिले, और बिल्कुल पूरा फिल करके रखा जाता है ताकि उसके अंदर एयर भी ना हो. ओके, क्लियर हुआ. सो दिस इज द मेन रिएक्शन, ये याद रखना. अब फ्रेंड्स अगला जो आता है वो आता है आयोडोफॉर्म. अब देखो जैसे क्लोरोफॉर्म आया था तो आयोडोफॉर्म भी उसी के जैसा है, वहां पे बस Cl था, यहाँ पे I है. ठीक है, बनेगा भी सेम तरीके से कि मीथेन के ऊपर इस बार क्लोरीनेशन की बजाय आप क्या करेंगे, आयोडीनेशन करेंगे, आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे. तो जब आयोडीन की रिएक्शन है तो जैसे क्लोरीन जुड़ा था यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा आयोडीन. तो ये बन जाएगा CHI3 प्लस 3HI इसमें से निकल जाएगा. ये रिएक्शन होती है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर समझ में आया. अब देखो फ्रेंड्स, ये तो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है, कैसे बनता है ये रिएक्शन है. लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में ना इसकी और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहली चीज आती है इसकी, जिसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शंस. तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कोहल के साथ NaOH और उसका आयोडीनेशन कराने पे, उसका आयोडीनेशन यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने पे CHI3 बनता है प्लस सोडियम आयोडाइड बनता है प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी इसमें बनता है. क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये बनता है. और साथ में इसमें वाटर बनता है, ये रिएक्शन होती है. तो फ्रेंड्स इसमें भी आयोडोफॉर्म प्रिपेयर्ड होता है. तो सिंपली मेथड तो ऊपर वाला था, लेकिन जनरली अगर उस मेथड से प्रिपेयर नहीं होती तो हम इस तरह की रिएक्शन यूज कर सकते हैं. पहली रिएक्शन एक और है, आप अल्कोहल की जगह कीटोन वाला सब्सटेंस भी यूज कर सकते हो. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 4NaOH प्लस 3I2. तो इसमें भी क्या होगा, इसमें आपको CHI3 मिलेगा, साथ में मिलेगा 3NaI सोडियम आयोडाइड प्लस CH3COONA. अब की बार हमारा क्या बना, सोडियम एसिटेट. ठीक है, वही सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेकिन सोडियम एसिटेट वाला, ऊपर सोडियम मेथोनेट वाला है. ओके, तो ये रिएक्शन है, दोनों से हम आयोडोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. सो नाउ it was used earlier as antiseptic but the antiseptic property are due to the liberation of free iodine and not due to iodoform itself. अब ये कहना है पहले तो ये किसके रूप में यूज होता था, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता था, लेकिन जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो पूरे आयोडोफॉर्म की वजह जो इसमें से आयोडीन गैस निकलती है उसके कारण होती है. ठीक है, तो ये हमें पता लग गया. एंड ड्यू टू ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेटेड कंटेंट आयोडीन्स. अब इसकी जो गंध थी बहुत ही ज्यादा बुरी थी, ऑब्जेक्शनेबल थी, बहुत ही एप्रियल थी, तो उसके कारण अब इसे दूसरे आयोडीन वाले एंटीसेप्टिक से रिप्लेस्ड कर दिया गया. मतलब अब ये यूज नहीं होता एज ए एंटीसेप्टिक क्योंकि बुरी स्मेल थी. ठीक है, और जनरली जो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इट इज ड्यू टू फ्री आयोडीन, जो इसमें से आयोडीन निकलता है उसके कारण है. ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. चलिए बात करते हैं अगले. अगला जो हमारा सब्सटेंस आता है वो आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के ऊपर चार के चार जो है वो कौन है, वो है क्लोरीन. चार के चार कौन है, क्लोरीन है. दिस इज कॉल्ड द कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं वैसे, लेकिन इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं. एक तो होती है CH2 पर, CH2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, और इस पर अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से
आपको AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ेगी विच इज नॉन एज द हैलोजन कैरियर, और इसमें क्या बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl2 ये बनता है। ठीक है, और साथ में अगर आप मीथेन का ही आप क्लोरीनेशन करा दो, ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म से आगे एक और क्लोरीन एटम आप जोड़ दो, ठीक है, कुल मिला के 4 जुड़ जाएंगे, तब इसमें क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और साथ में HCl तो निकल ही जाएगा, वही 4HCl और CCl4 ये बन जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस है CCl4 दिस इज कॉल्ड द कार्बन टेट्रा यानी कि 4 क्लोराइड। ओके, ये बन जाएगा। अब इसका क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट के निर्माण में होता है। रेफ्रिजरेंट मतलब जो शीतलक होते हैं, ठंडे करने वाली चीजें होते हैं, उनके निर्माण में होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ CFC एंड अदर केमिकल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, ये CFC के निर्माण में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो भी शीतलक के रूप में यूज होता है, और साथ में दूसरे जो केमिकल है फार्मास्यूटिकल्स में, यानी कि जो हमारे रसायन या मेडिसिन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके निर्माण में यूज होता है। यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज क्लीनिंग फ्लूइड एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर, विलायक के रूप में होता है, सफाई करने वाले तरल पदार्थ के रूप में यूज होता है, और जो हमारे अग्निशमक होते हैं उनके रूप में ये प्रयोग होता है। तो कुल मिला के अच्छा खासा इसका यूज है, लेकिन मेन कौन है, रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है एक तो ये चीज, और केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है, और यूज्ड एज क्लीनिंग ड्यू टू क्लीनिंग प्रॉपर्टी, यूज्ड एज क्लीनिंग फ्लूइड एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो काफ़ी सारे इसके यूज हैं, मल्टीपल यूज हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अब देखो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। हार्मफुल इफेक्ट क्या, इट कॉजेज लीवर कैंसर, ये यकृत कैंसर को बढ़ावा देता है, मतलब कैंसर हो सकता है इसके कारण, कैंसर कॉज है। ओके, मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, हेडिक, नोसिया एंड डैमेज टू नर्व सेल। इसका सबसे आम प्रभाव क्या है, चक्कर आने, सिरदर्द, मलती और तंत्रिका कोशिका का नष्ट होना, उनको नुकसान। इन सीवर केसेस दिस इफेक्ट में लीड टू कोमा, अनकॉन्शियस और डेथ। और ज्यादा गंभीर केस में क्या हो सकता है, ज्यादा गंभीर केस में कोमा में जा सकता है इंसान, अनकॉन्शियस हो सकता है यानी बेहोश हो सकते हैं, या फिर डेथ की केस भी इसमें बन सकते हैं। तो काफी ज्यादा खतरनाक है। एक्सपोजर टू CCl4 मेक हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप। अगर ये CCl4 को डायरेक्टली मतलब इनहेल कर लिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है या बंद भी हो सकती है, एंड मे इरिटेट आइज ऑन कॉन्टैक्ट, और ये आंखों में जलन भी पैदा कर सकता है। इट डैमेज टू ओजोन लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, और जब ये हवा में आता है तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज इट फॉर्म द फ्री क्लोरीन। ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें से फ्री क्लोरीन एटम बन जाता है, क्लोरीन के एटम निकलते हैं विच डैमेज द ओजोन लेयर। ओके, नाउ अगला जो आता है वो आता है फ्रीऑन। फ्रीऑन जनरली नोन एज CFCs, ये CFC के रूप में भी आते हैं, और इन्हें वैसे कैसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब ये नहीं इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन एक एक है, नहीं जी, वो फॉर्मूले के बेस्ड है। तो इसमें जनरली क्या होता है, कार्बन के ऊपर दो तो फ्लोरीन होते हैं और दो ही क्लोरीन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओके, तो ये मेन चीज है। इसका शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CF2Cl2, ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रीऑन। ये कह रहे हैं मीथेन के और एथेन के। एथेन में क्या कर सकते हैं हम भाई, देखो एथेन में क्या कर सकते हैं, दो कार्बन है, दोनों पे दो तो फ्लोरीन लगा लो और दोनों पे दो ही क्लोरीन लगा लो, तो इन्हें भी हम कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कुल मिला के मीथेन की भी हो सकता है, एथेन की भी हो सकता है, दो क्लोरीन होंगी दो फ्लोरीन होंगी। ओके, इन यौगिक को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इन दोनों का अगर हम सामूहिक रूप से एक बात बोले कि एक वर्ड इनके लिए यूज किया जाए तो इन्हें फ्रीऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीऑन। ठीक है, फ्रीऑन कहते हैं। एंड दे आर स्टेबल, नॉन रिएक्टिव एंड नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफाई गैसेस। ये स्थिर है, मतलब कि डिकम्पोज नहीं होते जल्दी से, अक्रियाशील, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, गैर संक्षारक नॉन कोरोसिव है, यानी किसी को संसाधित भी नहीं करते, किसी को डिकम्पोज वगैरह या जैसे होता है ना कपड़ों पे इफेक्ट होना, इस पे इफेक्ट होना, इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, नॉन कोरोसिव है। एंड इजीली लिक्विफाई गैस, यानी जल्दी से द्रवित होने वाली गैसें आसानी से द्रवित हो सकती हैं, आसानी से इन्हें लिक्विफाई किया जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है। Freon 12 Cl2F2 is one of the most common freon in industrial use। जो ये मैंने अभी बनाया ना CCl2F2, ये जो है औद्योगिक उपयोग में सबसे आम फ्रीऑन है, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है। ठीक है, किसमें, कमर्शियली कॉमनली यूज्ड। ओके, तो आपको ये चीजें आपको पता लगी। अब सबसे एक और चीज इसकी जरूरी क्या आती है, इसका यूजेस क्या है। इट इज यूज्ड इन एरोसोल प्रोपेलेंट। एरोसोल प्रोपेलेंट में बता चुका हूँ, जो भी हमारे गैसेस वाली चीजें आती हैं कैन वगैरह में, उनमें जो प्रोपेलेंट होता है उसमें यूज होता है। रेफ्रिजरेशन में, क्योंकि ये शीतलक है तो रेफ्रिजरेशन में यूज हो सकता है, ठंडी करने वाले में, एयर कंडीशनिंग में, इन सब के पर्पज में यूज होता है। ठीक है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इट डैमेज द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ
वही कारण है जो अभी पहले आया था, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ फ्री क्लोरीन एटम के बनने के कारण, ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ फ्री क्लोरीन एटम, और यही एटम जो होता है ओजोन को डैमेज करता है। ओके, चलते हैं अगला, हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आता है DDT, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये हमारा आता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। CH3CH। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स क्या होता है, देखो इसके ऊपर ना एक ये होता है Cl, ठीक है। ये क्या है भाई, ये अगर मैं बात करूं तो ये क्लोरोफिलेन है, क्या है, क्लोरोफिनाइल है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्लोरोफिनाइल है, तो इसको हम कह रहे हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब यहाँ पे जो ट्राइक्लोरो इथेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो CH3 है ये CH3 नहीं है, ट्राइक्लोरो इथेन का मतलब क्या हुआ कि इस पे भी 3 Cl लगे हुए हैं, तो अच्छे खासे इसमें Cl लगे हुए हैं। इसकी खास बात क्या है, सबसे पहले यूज की बात करते हैं। इट इज यूज्ड एज इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर मस्किटो, फ्लाइज एंड क्रॉप इंसेक्ट। इसका उपयोग मच्छरों, मक्खियों और फसलों के कीटों के लिए एक प्रभावी कीटनाशक के रूप में यूज होता है। कुल मिला के एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, जो कि मस्किटो कीट और फसल के जो कीट होते हैं उनके लिए यूज हो सकता है एज एन इंसेक्टिसाइड। इट इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल, ये इसका उपयोग मलेरिया रोधी दवा के रूप में भी हो सकता है। तो ये एंटी मलेरियल सब्सटेंस है, मलेरिया जो मच्छरों के काटने से बीमारी होती थी पहले, बहुत ज़्यादा होती थी, उसके एंटी मलेरियल के रूप में ये यूज़ होता था। अब देखो ये जो है सब्सटेंस, इसका इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, वो देखते हैं क्या है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, यानी कि खुद से अपघटित नहीं होता, मतलब एनवायरनमेंट में खुद से अपघटित नहीं हो सकता। इट्स रेजिड्यू अक्यूमुलेट इन एनवायरनमेंट, इसके जो बचे हुए अवशेष हैं वो एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, एंड एक कॉज ऑफ डेंजर, जिसके कारण खतरा पैदा होता है, ठीक है। इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द सिस्टम एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द टिश्यू, दस रेजिंग द अलार्मिंग डेंजर। ये शरीर की प्रणाली द्वारा, जैसे जो जीव होते हैं उनकी प्रणाली द्वारा इसे पचाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। अब जब ये पचाया नहीं जा सकता, मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं हो रहा, तो ये इनके टिश्यू में कंपोज हो जाता है, उनके टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण और भी ज्यादा गंभीर खतरा पैदा होता है, जैसे कि फिशेज वगैरह में। सो इट इज हाईली टॉक्सिक टू फिशेज, मछलियों के लिए अत्यंत विषैला होता है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज होता नहीं, तो मछली के लिए अत्यंत विषैला है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ जो हमारा टॉपिक था ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, ये खत्म होता है। मैंने जितने भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए, प्रिपरेशन वगैरह यूज जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब बता दिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द हेलो एल्केन्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर पे जो होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, विच विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट आल्सो, और डिटेल में अच्छे से कराएंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।